डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ईरान में विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों को शुरू हुए अब 1 महीना हो चुका है, लेकिन हालात शांत होने के बजाय और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। सड़कों पर उतरे आम नागरिक जो है सरकार के खिलाफ नारे और जवाब में सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई, इन सब के बीच अब एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वे है अमेरिका द्वारा संभावित सैन्य हमला। इसी खतरे को भांपते हुए ईरान ने कूटनीतिक मोर्चे पर तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और मध्य पूर्व के कई अहम देशों से जो है सीधे संपर्क साधा है, ताकि किसी भी तरह से अमेरिका को हमला करने से रोका जा सके। जी हां, आपको बता दें कि बुधवार को सामने आई जानकारी के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और मिस्र जैसे देशों से बातचीत की है। सबसे अहम संकेत जो है सऊदी अरब और यूएई की तरफ से आए हैं, जिन्होंने साफ कर दिया है कि वे अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर किसी भी हमले के लिए नहीं होने देंगे। ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों में जो है अमेरिकी सैन्य ठिकाने और एयर एस्टेट जो है मौजूद है। हालांकि अमेरिका ने समुद्र के रास्ते अपनी ताकत दिखाई है और यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और कई मिसाइल विध्वंस पोत जो है पहले ही इन क्षेत्र में तैनात कर दिए गए हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि सैन्य विकल्प अभी भी मेज पर मौजूद है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश देंगे। फिलहाल इसका जवाब साफ नहीं है, लेकिन ट्रंप ने 2 सख्त शर्तें जो है जरूर रख दी है। पहली, ईरान को प्रदर्शनकारियों की हत्या तुरंत रोकनी होगी। दूसरी, गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करना होगा। ट्रंप की इन चेतावनियों को ईरान ने सीधी धमकी के तौर पर लिया है, जबकि ईरानी सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि वे देश में शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है। जमीनी हकीकत हालांकि इससे कहीं ज्यादा भयावह बताई जा रही है। प्रदर्शनकारियों और मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि अब तक ईरान में कम से कम 6221 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बड़ी संख्या में आम नागरिक, प्रदर्शनकारी और यहाँ तक कि बच्चे भी शामिल है। इसके अलावा 42,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरान की सरकार इन आंकड़ों को खारिज करती है और मृतकों की संख्या जो है करीब 3100 बताती है, जिनमें से कई को वे आतंकवादी करार दे रही है। सरकारी मीडिया भी यही लाइन दोहरा रही है। आपको बता दें कि क्योंकि तेहरान ने लगभग 3 हफ्ते पहले इंटरनेट बंद कर दिया था, इसलिए कई ईरानी नागरिकों के लिए सरकारी मीडिया ही जानकारी का एकमात्र स्रोत बना हुआ है। इंटरनेट बंदी के बावजूद स्टारलिंक सैटेलाइट डिश के जरिए जो है कुछ जानकारियां देश से बाहर पहुंच रही है, जिनके आधार पर मानवाधिकार संगठन हालात का आकलन कर रहे हैं। पश्चिमी देश इन विरोध प्रदर्शनों की तुलना 1989 की इस्लामिक क्रांति से कर रहे हैं और मान रहे हैं कि ये दशकों में ईरान का सबसे बड़ा आंतरिक संकट है। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर को ईरानी मुद्रा रियाल की भारी गिरावट से शुरू हुए थे, लेकिन जल्द ही ये आर्थिक मुद्दों से निकलकर राजनीतिक असंतोष में बदल गए हैं। कूटनीतिक स्तर पर अगर बात की जाए, ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से क्षेत्रीय युद्ध को टाला जा सके। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उसके शीर्ष राजनयिक बदर अब्देलटी ने जो है ईरानी विदेश मंत्री अब्बास और अमेरिकी मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ से जो है अलग अलग बातचीत की है। मकसद यही था कि मध्य पूर्व में अस्थिरता के लिए जो है एक नए दौर को रोका जा सके। हालांकि इन वार्ताओं की ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ईरानी मीडिया का कहना है कि तीसरे पक्ष के जो है मध्यस्थ ये लगातार संपर्क में है। और वहीं आपको बता दें कि अरागची से जो है कतर के प्रधानमंत्री से भी फोन पर बातचीत की गई है। कतर में ही जो है अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा जो है अल उदेद एयरबेस मौजूद है, जो यूएस सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड ऑपरेशन हेडक्वार्टर भी है। आपको बता दें कि अरागची ने जो है साफ शब्दों में कहा है कि सैन्य
धमकियों के जरिए जो है कूटनीति लागू करना ना तो प्रभावी है और ना ही रचनात्मक है। उनके मुताबिक अगर अमेरिका वास्तव में बातचीत आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे धमकी और आंतरिक मार्गों से जो है पीछे हटना होगा और आपसी सम्मान के आधार पर संवाद करना होगा। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब और यूएई अमेरिका के साथ जो है खुलकर क्यों नहीं खड़े हो रहे। इसका जवाब उनके हालिया अनुभवों में छिपा है। वहीं आपको बता दें कि पिछले एक दशक में इन दोनों देशों को कई बार हमलों का सामना भी करना पड़ा है। 2019 में सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हुए हमले ने देश का जो है तेल उत्पादन कुछ समय के लिए आधा कर दिया था और पश्चिमी देशों ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं 2022 में यमन के हती विद्रोहियों ने यूएई पर कई हमले किए थे। ऐसे में ये देश किसी नए युद्ध में जो है सीधे कूदने से बचना चाहते हैं। इस पूरी स्थिति में ट्रंप के सामने रास्ते बेहद सीमित नजर आते हैं। मध्य पूर्व के ज्यादातर देश जो है फिलहाल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। नाटो देश पहले से ही अमेरिका से नाराज बताए जाते हैं, जबकि चीन और रूस लंबे समय से ऐसे मौके की तलाश में है जहां अमेरिका फंसा हुआ नजर आए। अगर अमेरिका जल्दबाजी में ईरान पर हमला करता है तो वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि सैन्य दृष्टि से भी अमेरिका के विकल्प सीमित है। समुद्र के रास्ते और इजराइल के समर्थन के अलावा उसे ईरान पर सीधा हमला करने के लिए ज्यादा सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे में चीन और रूस जो है परोक्ष रूप से ईरान का समर्थन करते हैं तो ये संघर्ष लंबे समय तक खिंच सकता है और पूरे मध्य पूर्व को युद्ध के मैदान में बदल सकता है। यही वजह है कि फिलहाल ट्रंप प्रशासन ईरान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहा है ताकि जो है उसे अपनी शर्तों पर बातचीत की मेज पर लाया जा सके। लेकिन इस तनावपूर्ण माहौल में एक छोटी सी चूक जो है, एक गलतफहमी या फिर उकसावे वाली कार्रवाई पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। तो वहीं आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये संकट जो है कूटनीति के जरिए ठंडा होता है या फिर मध्य पूर्व जो है एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले। ढोंगी बाबा वाली खबर हम बिल्कुल भी नहीं दिखाते जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।